हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने फिजिक्स का साउंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वेव वेलोसिटी। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने वेव टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था। उस वेव टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी वेव होती है वो एक मोशन में होती है। किस तरह से? क्योंकि जब पार्टिकल ट्रांसफ़र होगा, पार्टिकल जब एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा तो वो मोशन कर रहा होगा। वो एनर्जी क्या कर रही होगी? मोशन कर रही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर होगी। तो इसी तरह हम वेव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेव वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन पर यूनिट टाइम। किसी पर यूनिट टाइम पर कोई भी वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेव वेलोसिटी से। जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं नॉर्मल वेलोसिटी की बात करूं तो नॉर्मल वेलोसिटी में आप यही कहते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सिमिलर यहां पर भी वेव वेलोसिटी है, वेव की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन पर यूनिट टाइम। कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव किसी पर यूनिट टाइम पे, उसे हमने क्या डिफाइन किया? वेव वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला में अगर हम इसके जाएं तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव पर यूनिट टाइम टेकन बाय वेव, वन वेव पर यूनिट टाइम टेकन बाय वन वेव। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी वेव जब एक कंप्लीट वाइब्रेशन करती है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हमने वेवलेंथ से डिफाइन किया था। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव को हम क्या डिफाइन करेंगे? वेवलेंथ। और टाइम टेकन बाय वन वेव मतलब एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में कि पार्टिकल को कितना टाइम लगा, वो कहलाता है टाइम टेकन बाय वन वेव। और टाइम टेकन बाय वन वेव इसका मतलब टाइम पीरियड। सो हम कह सकते हैं वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इट मींस v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी, जहां पर लैम्डा एक कंप्लीट लेंथ है वेव की। जब एक पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन कर लेता है तो जो वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ से। टी टाइम पीरियड, पार्टिकल ने कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगाया तो उस टाइम पीरियड को हम कैसे डिनोट करेंगे? टी से। तो यहां पर हमने उसके बाद वी हमारे वी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका था, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, या फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, वो हमने किससे डिफाइन की थी? फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टी। एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टी। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को क्या मैं इस तरह से नोट कर सकता हूं कि v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वन बाई टी। बात एक ही है। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वन अपॉन टी। और वन अपॉन टी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब अगर मैं वन अपॉन टी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन में पुट करूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वेव वेलोसिटी का, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जहां पर v वेव वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। और लैम्डा क्या है हमारे पास? वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला जिस पर हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहां पर अब इस रिलेशन के अंदर v हमें दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होता नजर आ रहा है। पहला है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है वेवलेंथ। लेकिन कंडीशन क्या है? देखिए, v वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें नजर आ रहा है, यानी v वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। वेवलेंथ अगर कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये बता रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो v बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ रहा है। वेवलेंथ कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सेकंड, दूसरा रिलेशन हम फ्रीक्वेंसी के साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है जब साउंड वेव ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, क्योंकि जैसे मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी है जो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहती है और वो क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। यानी मैं कह सकता हूं व्हेन साउंड ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी कोई साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है रिमेन्स अनचेंज, वो हमेशा क्या रहती है? अनचेंज रहती है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स ऑफ साउंड की होती है। यहां जो हम एफ ले रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ साउंड की है। इस कारण
वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे सामने आ चुका है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करना है। ओके तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला रिलेट बताता है वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, इनको हम एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एमिट्स वेव्स ऑफ वेवलेंथ 0.2 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वेव टू ट्रेवल 300 मीटर। तो यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेरे पास एक सोर्स है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 500 हर्ट्ज। इसका मतलब आप कह सकते हो, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में आपसे कहा है फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 500 हर्ट्ज, क्योंकि सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एमिट्स वेव ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2 मीटर, वेवलेंथ आपको दे रखी है 0.2 मीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द वेव टू ट्रेवल 300 मीटर, आपको बताना है टाइम कि 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वेव को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को मैं इससे डिनोट कर रहा हूं, वो कितनी गिवन है, 300 मीटर। तो यहां पर मेरे पास जो क्वांटिटी नहीं है वो है वेव वेलोसिटी, मतलब मेरे पास वेव की वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से मैं वेव वेलोसिटी फाइंड करता हूं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो मैंने करा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वैल्यू पुट कर दिए। तो v इक्वल्स टू आ गया 500 तो हो गई फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ होगी इसकी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी निकल के आएगी मेरे सामने वो आई है v इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर आएगा मेरे पास वेव वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 500 को जब मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू निकल के आने वाली है v की वो आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा आंसर अभी ये नहीं है, हमसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब मुझे टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस ट्रेवल करानी 300 मीटर, तो इसका मतलब हमें पता है कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का वैल्यू है 300 मीटर और स्पीड है हमारी 300 मीटर पर सेकेंड। तो जब 300 में मैं 100 का डिवाइड करूंगा तो आंसर निकल के आने वाला है 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के अंदर वो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी मेरी वेव। सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, वेवलेंथ आपको गिवन है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, हम वेव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वेव वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v निकलने के बाद क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा उसको 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 300, स्पीड 100, सॉल्व करा तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के अंदर वो वेव वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, सॉल्व कर चुके हम, इसको एक बार रब कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सॉल्यूशन एक बार आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन एयर, मतलब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी है, मीडियम क्या है हमारे पास, एयर। If the distance between a compression and an adjacent rarefaction is 0.5 मिलीमीटर, तो सबसे पहले ये चेक करो कि सारी यूनिट्स एक ही क्वांटिटी, एक ही यूनिट्स में है क्या, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट में है क्या। वेलोसिटी आपको दे रखी है स्पीड ऑफ साउंड की मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस मीटर में गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको मिलीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, ये हमें पता है, मैथमेटिकल हम यूज भी करते हैं मोस्टली। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, सो 0.5 मिलीमीटर, सो 0.5 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.5 मिलीमीटर इक्वल्स टू
0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये कन्वर्ट हो चुका है मिलीमीटर मीटर में। अब ये देखते हैं ये वैल्यू है किसकी। यहां पर आपसे क्लियर बोला गया है कि एक कंप्रेशन और एक एडजेसेंट रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर है। प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैंने आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में समझाया था तो मैंने वहां पर आपको ये चीज जरूर समझाई थी कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस को हमें कितना कंसिडर करना है, λ/2। तो यानी ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये जो वैल्यू आपको गिवन है वो λ/2 की वैल्यू गिवन है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन और एडजेसेंट रेयरफेक्शन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये डेटा मेरे पास गिवन है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड जो कि एयर में गिवन है वो कितनी है, मतलब आपको v की वैल्यू गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड आपको निकालना क्या है, साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला वही एक बार फिर लगाता हूं, v = f लैम्डा। इसके अंदर दो क्वांटिटी आपके लिए नोन है और एक क्वांटिटी आपके लिए अननोन है, और जो अननोन क्वांटिटी वही आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आ गया f = v/λ। f = v/λ लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को, क्योंकि v = है f लैम्डा। तो v की वैल्यू पुट करिए, v की वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और लैम्डा की वैल्यू जो हमने यूनिट में चेंज करी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये इक्वेशन काफ़ी इजी हो चुकी है मेरे लिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, 330 डिवाइडेड बाय 0.5, जैसे मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा एक वैल्यू 0 की मैं ऊपर बढ़ा दूंगा, इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो 5 की टेबल में सबसे पहले चेक करो कि 330 कितने टाइम्स आता है। तो 5 की टेबल में 330 कितनी बार आएगा, यह आएगा आपका 66 टाइम, यह आएगा आपका 66 टाइम। तो यानी आप कह सकते हो 660। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आने वाला है वो आने वाला है 660 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ये मेरे पास आ चुकी है फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास आ चुकी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें आपसे साउंड की फ्रीक्वेंसी पूछा है एयर मीडियम के अंदर, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है 660 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। एक बार चाहो तो आप पॉज करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप बैक जाके इसको वापस समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, इन अ रिपल टैंक 10 फुल रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। 10 फुल रिपल्स आर प्रोड्यूस, रिपल्स का मतलब क्या है कि 10 वाइब्रेशन हो रहे हैं पर सेकंड में। 10 फुल रिपल्स प्रोड्यूस हो रही है, मतलब 10 जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रहे हैं। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। और आपको पता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 10 फुल रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है फ्रीक्वेंसी, आपको सोचना नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 10 हर्ट्स, क्योंकि पर सेकंड 10 रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 10 हर्ट्स है, और क्वेश्चन में मेरे से पूछा भी है, तो मतलब एक आंसर तो मेरे पास डायरेक्ट ही आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रफ एंड अ क्रेस्ट इज 15 सेंटीमीटर। देखिए एक बार फिर वो रिपीट हुआ है कहानी, द डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रफ एंड क्रेस्ट। प्रीवियस क्लास में एक बार फिर मैं जाता हूं, आपको मैंने कहा था कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे नोट करते हैं, λ/2, और λ/2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर। ये देखिए 15 सेंटीमीटर गिवन है आपको। तो 15 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करिए। तो जब मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इस वैल्यू को किसे लिखूंगा, आप इस वैल्यू को लिख सकते हो 0.15 मीटर। 0.15 मीटर, इसका मतलब क्योंकि सारी यूनिट्स मुझे एक ही यूनिट्स में रखनी है, तो λ/2 की वैल्यू आ गई 0.15 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ सकती है 2 इंटू 0.15 मीटर। 2 इंटू 0.15 मीटर। तो ये आ चुकी है मेरी वेवलेंथ। इस क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। पहली है फ्रीक्वेंसी जो कि 10 हर्ट्स है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आंसर गिवन था। सेकंड, क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर गिवन थी। तो उस 15 सेंटीमीटर को सबसे पहले मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आई मेरे पास 0.15 मीटर। ठीक, उसके बाद हमें यह पता है कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। इसका मतलब यह हुआ कि λ/2 किसके इक्वल है, 0.15 मीटर के इक्वल है। यहां से लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 0.15 मीटर। ये आ गई मेरी वेवलेंथ। चाहो तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, लास्ट थर्ड पार्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में निकाल चुका हूं।
वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास वापस अगेन v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, क्योंकि दो क्वांटिटी मेरे पास फाइंड हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ चुकी है, वेवलेंथ मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इजीली वेव वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। तो v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास 10 हर्ट्स और वेवलेंथ हो गया मेरे पास 2 इंटू 0.15 मीटर, 2 इंटू 0.15 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मैं सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, सॉरी यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया मेरे पास 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, 15 इंटू 2 30 बाई 10 और 0 से 0 कट हो गया, तो फाइनल जो मेरे पास आंसर निकल के आया है वो आया है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर वेव की जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ गया होगा? चाहो तो आप इसको पॉज करके इसका सॉल्यूशन एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पिच। पिच क्या होता है? देखिए, एक तरह का सेंसेशन है। पिच एक तरह का सेंसेशन है जो डिपेंड करता है एमिटेड साउंड की फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सोर्स ऑफ साउंड की। तो जो साउंड आपका एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या? पिच। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर किसी साउंड की ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत जल्दी हो रहे हैं। वाइब्रेशन जल्दी होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी पिच भी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि एमिटेड साउंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी अगर कम है, फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। वाइब्रेशन धीरे धीरे हो रहे हैं इसका मतलब उसकी पिच कम है। तो यहाँ पर दो तरह के साउंड है। पहले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी उस साउंड बहुत ज़्यादा थी, इस कारण वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए पिच ज़्यादा थी। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब वाइब्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब पिच भी उसकी क्या है? बहुत कम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक श्रिल साउंड लिया है, मैंने एक हॉर्स साउंड लिया है। श्रिल साउंड जो होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लूँ मैं श्रिल साउंड का, हमिंग ऑफ अ बी और साउंड ऑफ अ गिटार। देखो, गिटार का साउंड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेलोडी साउंड उसमें अंदर से आता है। तो वो जो साउंड है वो हमारा श्रिल साउंड है। उस साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है इसका मतलब वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं साउंड के अंदर, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इस कारण इसकी पिच भी क्या है? हाई है। इसकी पिच क्या है? हाई है। सेकंड बात करूं हॉर्स साउंड की, तो इस तरह का जो साउंड है उसके अंदर, जैसे एग्जांपल लूं मैं, रॉर ऑफ अ लॉयन, शेर का दहाड़ना, हमें अच्छा नहीं लगता। कार का हॉर्न बजना, कोई हमारे सामने अचानक से कोई कार का हॉर्न बजाता है तो हमें कितना इरिटेशन होता है। तो मतलब ये जो साउंड है हमें इरिटेट करता है, ठीक है, क्योंकि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है मतलब वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, वाइब्रेशन धीरे हो रहे हैं, इस कारण इसकी पिच क्या होती है? कम होती है। तो इसकी पिच क्या है? लो है। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे मान ले बात करूं मैं लड़कियों की आवाज में और लड़कों की आवाज में, दोनों के साउंड्स में अगर दो अलग अलग पर्सन है, एक तरफ लड़की है एक तरफ कोई लड़का है, दोनों ने सेम लाउडनेस से बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो लड़की की जो आवाज होती है देखना तो वो थोड़ी पतली होती है और जो बॉयज की आवाज होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, तो अंतर क्या है? दोनों के साउंड में कौन सी आवाज हमें सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है? तो वो है लड़की की आवाज हमें सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो कानों में चुभती नहीं है, उनका जो साउंड होता है वो श्रिल साउंड होता है। ठीक है, क्योंकि उनके साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं उस साउंड में, जिसके कारण उसकी पिच क्या होती है? हाई होती है। उनकी पिच क्या होती है? हाई होती है। तो यहां पर मैंने दो ग्राफ बनाए, इन दोनों ग्राफ में सीधा सीधा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। ऊपर वाले ग्राफ के अंदर पिच हाई है और नीचे वाले ग्राफ के अंदर पिच लो है। हाई पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी पर सेकंड बहुत ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है पर सेकंड। इसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, इस कारण इसकी पिच तो है लो और इसकी पिच है हाई। तो ये हो गया हमारा पिच का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस की बात करते हैं। लाउडनेस की बात करने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ या आप बहुत क्लास में बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत आपकी आवाज में बहुत लाउडनेस है, तो हम बोलते हैं ना भाई लाउडनेस बंद कम करो, ठीक है, बहुत तेज बोल रहे हो। तो इसी तरह लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करें तो लाउडनेस ऑफ साउंड भी एक तरह का क्या है? सेंसेशन है, जो हम सेंस करते हैं, एक तरह का सेंसेशन है। लेकिन ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपके साउंड का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, आपके साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है,
पार्टिकल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो साउंड किसके अंदर कंसिडर होगा, लाउडनेस में। वो साउंड क्या होगा आपका, लाउडनेस। तो देख लीजिए यहां पर लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और एम्पलीट्यूड के साथ लाउडनेस का जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मैं कह सकता हूं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब यह है कि अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दोगे तो यहां तो 2 का स्क्वायर, तो लाउडनेस 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, लाउडनेस 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। आप एम्पलीट्यूड को 3 टाइम इंक्रीज कर दो तो एम्पलीट्यूड जब 3 टाइम हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी लाउडनेस 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, लाउडनेस 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ रही है। सेकंड इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करूं तो लाउडनेस का डिस्टेंस से रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब यह है कि जैसे 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 मेरे साथ डिस्टेंस बढ़ेगी तो मेरी लाउडनेस उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए पास में कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी मेरे से डिस्टेंस है कुछ, तो लाउडनेस उसके लिए हो सकता है ज़्यादा हो, उसके पीछे मैं और जाऊँगा तो लाउडनेस मेरी और कम हो जाएगी, और पीछे जाऊँगा तो लाउडनेस मेरी और कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस मेरी बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो लाउडनेस कम होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है भाई। डिस्टेंस अगर कम होगी तो लाउडनेस बढ़नी चाहिए, डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो लाउडनेस बढ़नी चाहिए, और डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो लाउडनेस मेरी कम होनी चाहिए, तो लाउडनेस मेरी कम होनी चाहिए। मान लीजिए मैं डिस्टेंस 2 टाइम पीछे चला गया, 2 टाइम पीछे चला गया, इसका मतलब यह हुआ कि 2 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर यानी 4, यानी लाउडनेस मेरी 4 टाइम क्या हो गई, कम हो गई, लाउडनेस मेरी 4 टाइम कम हो गई। इसलिए मैं इसे जैसे 3 टाइम पीछे चला गया, 3 टाइम्स पीछे चला गया, ठीक है। तो 3 टाइम्स पीछे जाने का मतलब यह है कि लाउडनेस मेरी 9 टाइम्स रिड्यूस हो गई, 9 टाइम्स कम हो गई। तो रिलेशन यहां पे हमें समझ में आ गया है। थर्ड देखिए, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है और ये एक मार्कर है, ये मार्कर ये व्हाइट बोर्ड, दोनों का सरफेस एरिया अलग है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सपोज करो मैंने सेम एम्पलीट्यूड से दोनों को वाइब्रेट कराया, सेम एम्पलीट्यूड से दोनों को वाइब्रेट कराया, देखो साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एक बार फिर सुनना, साउंड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर उसी एम्पलीट्यूड से मैं यहां वाइब्रेट करूंगा तो दोनों के साउंड में आवाज में डिफरेंस है, यहां पर लाउडनेस ज्यादा सुनाई दे रही है, यहां पे लाउडनेस कम सुनाई दे रही है। आई बात समझ में? देखिए सेम एम्पलीट्यूड दे रहा हूं, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों को वाइब्रेट कर रहा हूं, यहां पे साउंड अलग है, यहां पे साउंड अलग है। क्यों? क्योंकि लाउडनेस ऑफ साउंड सरफेस एरिया के सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है। दोनों वाइब्रेटिंग बॉडी हैं, दोनों का सरफेस एरिया लेकिन अलग है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा और उसके साथ लाउडनेस ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर लाउडनेस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी और यहां पर लाउडनेस कम प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट हमें समझ में आ चुके हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड सेंसेशन है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, डिस्टेंस पर और सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाए, इन दोनों ग्राफ के अंदर एक ग्राफ बता रहा है लाउड साउंड को, एक बता रहा है सॉफ्ट साउंड को, क्योंकि लाउडनेस और सॉफ्टनेस हमने क्या डिस्कस किया था, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। दोनों केस के अंदर एम्पलीट्यूड इस वाले केस में ज़्यादा है, इस वाले केस में देखो एम्पलीट्यूड बड़ा है, तो यानी ये बताएगा लाउडनेस को, और इस वाले केस के अंदर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा कर दिया मैंने, एम्पलीट्यूड छोटा कर दिया, मेरी आवाज़ में सॉफ्टनेस आ गई, यानी ये सॉफ्ट साउंड है, ये सॉफ्ट साउंड है और ये लाउड साउंड है। क्लियर होगा सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिम्बर और क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि टिम्बर और क्वालिटी है क्या। देखिए अगर 2 साउंड हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम है, मतलब 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं बजाऊं, तो जैसे मान लीजिए उनका लाउडनेस और उनकी पिच सेम है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं साउंड के इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्वालिटी। अब हम बहुत सी बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसी की वॉइस को बिना देखे, जैसे मान लीजिए घर के अंदर अंधेरा हो रहा है और बाहर से आपका कोई फ्रेंड आपको आवाज़ लगा रहा है, तो वो आवाज़ आप उसकी आवाज़ को सुनते ही, उसके साउंड को सुनते ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई मेरा कौन सा फ्रेंड बाहर आया है। वो किसके कारण? इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ 2 साउंड ऑफ सेम लाउडनेस और पिच प्रोड्यूस बाय 2 डिफरेंट सोर्स। मान लीजिए मेरे पास 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, अब उन दोनों डिफरेंट सोर्स से 2 साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि 2 सोर्स है तो 2 साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन दोनों साउंड की लाउडनेस सेम है और दोनों साउंड की पिच भी सेम है। लाउडनेस सेम का मतलब ये है कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और पिच भी सेम है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है। तो उन दोनों साउंड्स के बीच में डिफरेंस बताने के लिए हमें
यहाँ पर टिम्बर और क्वालिटी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे काम आता है, और इसको हम डिफरेंस किस फॉर्म से बता सकते हैं, वेव फॉर्म की टर्म में। दोनों के लिए वेव फॉर्म्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो उसी वेव फॉर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि जो दोनों साउंड है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे उनकी लाउडनेस और उनकी पिच सेम हो। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है वायलिन और गिटार। देखिए वायलिन अलग इंस्ट्रूमेंट है और गिटार अलग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों बजाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और दोनों बजाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और दोनों डिफरेंट सोर्स हैं, दोनों से हो सकता है सेम लाउडनेस प्रोड्यूस हो रहा हो सकता है दोनों की पिच भी क्या हो, सेम हो, लेकिन हम गिटार बजता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और कोई वायलिन बजा रहा हो तो हम उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। किसके कारण, इस टिम्बर और क्वालिटी के कारण। और हम उसको डिफरेंस कैसे बताएंगे, तो वेव फॉर्म्स की फॉर्म में हम दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि दोनों से जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी जो वेव फॉर्म्स होगी वो दोनों क्या होगी, अलग अलग हम बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को सबसे पहले डिफाइन कैसे किया गया है, देखिए इट इज डिफाइंड एज द साउंड एनर्जी ट्रांसफर। देखिए साउंड एनर्जी का अगर ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है, साउंड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया से, किसी पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया से जब साउंड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मतलब जो मैंने पर यूनिट एरिया लिया है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम पर, उस पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, तो मैं वहां पर आइडेंटिफाई कर सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। देखिए डेफिनेशन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, तो ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द साउंड एनर्जी ट्रांसफर। देखो साउंड एनर्जी का मुझे ट्रांसफर करना है, साउंड एनर्जी को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैंने एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया ले लिया जिसमें से साउंड एनर्जी पास हो रही है परपेंडिकुलर, एरिया मैंने ऐसे लिया है, परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रही है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम पे पास हो रही होगी, तो उस पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड से। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल्स टू साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। साउंड एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो मैंने इसकी जगह जूल लिख दिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो यहां पे मैं जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड भी इसकी यूनिट लिख सकता हूं। और आपने शायद देख सुना भी होगा कि पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, वॉट, तो यानी इस जूल पर सेकंड को मैं वॉट भी लिख सकता हूं, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो यानी इसकी यूनिट देखिए किस तरह से कन्वर्ट करी मैंने, पहले यूनिट थी जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और जूल पर सेकंड को जब मैंने वॉट में कन्वर्ट किया तो इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। यहाँ पर देखो डायग्राम से मैंने समझा दिया है कि यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड है, इस सोर्स ऑफ साउंड से साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो साउंड एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है, तो साउंड एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही होगी तो किसी एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ से कुछ एनर्जी पास हो रही होगी, परपेंडिकुलर क्या हो रही है, पास हो रही है साउंड एनर्जी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर मैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर मैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉइंट लिख रखा है मैंने, इसको हम ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब ये है कि ये ह्यूमन ईयर की रेस्पॉन्स, यानी ह्यूमन ईयर की रेस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर, मतलब जो भी हम सुनते हैं उसके रेस्पॉन्स पर ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इससे पहले मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था लाउडनेस, लेकिन जो लाउडनेस होता है वो सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है, उसी तरह लाउडनेस सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ साउंड ह्यूमन ईयर के रेस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो लाउडनेस है, लाउडनेस एक सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है, वो ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा, ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करेगा, इस कारण उसे सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए हो सकता है हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा
हाई सुनना पसंद करते हैं, उनको अगर तुम धीरे से बोलोगे ना तो उनको सुनाई नहीं देता। लेकिन पास में कोई तुम्हारा भाई बैठा हो और पास में कोई हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे होते हैं, उनको हो सकता है ज़्यादा ऊंचा सुनना समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे भाई को तो वही लाउडनेस तेज लगेगी, वही साउंड तेज लगेगा, चाहे उनको वो साउंड स्लो लग रहा हो, यानी उनको वो साउंड में सॉफ्टनेस नजर आ रही हो, लेकिन आपके पास में जो आपका भाई बैठा होगा उसको वो साउंड में क्या नजर आएगी, लाउडनेस। उस साउंड में क्या नजर आएगी, लाउडनेस। इसका मतलब जो लाउडनेस होता है वो एक सब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है और वो ह्यूमन ईयर की सेंसिटिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।